नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास एक अविस्मरणीय और पुराने काल से आने वाले हिंदी साहित्य के संबंध में विविध विषयों के बारे में जानकारी के लिए मैं टीवी सुब्रमण्यम श्री हिंदी इन्फो चैनल के जरिए आपके यहाँ पधार चुका हूँ। हिंदी भाषा और उसके साहित्य के बारे में कई विचारोत्तेजक विषयों के बारे में बताने के लिए मैं आपके यहाँ आज उपस्थित हूँ। पहला भाग में हम ये देखना चाहेंगे कि हिंदी भाषा क्या है और उसके उद्भव और विकास के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और बाद की भागों में हिंदी साहित्य का विस्तृत ब्यौरा और विभिन्न साहित्यकारों के विभिन्न योगदान और उनके पीठिकाएं, उनकी रचनाएं, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप सुनी अनसुनी हो उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ताकि सब लोग इस चैनल के जरिए लाभान्वित होंगे और विभिन्न स्तरों पर इसका उपयोग भी आपको होगा। आज के दिन हम पहले भाग में हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा की उद्भव और विकास के संबंध में प्रचलित धारणाओं पर विचार करते समय हमारे सामने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न 10वीं शताब्दी के आसपास के प्राकृताभास भाषा तथा अपभ्रंश भाषाओं की ओर जाता है। अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति और जैन रचनाकारों की अपभ्रंश कृतियों का हिंदी से संबंध स्थापित करने के लिए जो तर्क और प्रमाण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में प्रस्तुत किए गए हैं उन पर विचार करना भी अत्यंत आवश्यक है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था में ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे और उनके 7वीं 8वीं शताब्दी से ही पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी। साहित्य की दृष्टि से पद्यबद्ध जो रचनाएं मिलती हैं वो दोहा रूप में ही नहीं और उनके विषय धर्म नीति उपदेश आदि प्रमुख हैं। राजाश्रित कवि और चारण नीति श्रृंगार शौर्य पराक्रम आदि के वर्णन से अपनी साहित्य रुचि का परिचय दिया करते थे। यह रचना परंपरा आगे चलकर सौरसेन अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में कई वर्षों तक निरंतर बढ़ता ही चला गया। इस भाषा को विद्यापति ने देसी भाषा कहा है, किंतु यह निर्णय करना सरल भी नहीं है क्योंकि हिंदी शब्द का प्रयोग इस भाषा के लिए कब और किस देश में प्रारंभ हुआ। हाँ, इतना आवश्यक हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने किया था। इस शब्द से उनका तात्पर्य भारतीय भाषा से है। आज हिंदी भारतवर्ष के एक बहुत विशाल प्रदेश की साहित्यिक भाषा है। राजस्थान और हरियाणा राज्य की पश्चिमी सीमा से लेकर बिहार के पूर्वी सीमांत तक तथा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा प्रांत से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी छोर तक अनेक राज्यों की साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी को मानते हैं। इस प्रदेश में अनेक स्थानीय बोलियां और भाषाएं भी प्रचलित हैं। सबका भाषा शास्त्रीय ढांचा एक जैसा नहीं है। साहित्य में भी किसी एक ही बोली के ढांचे का सदा व्यवहार नहीं होता है। फिर भी हिंदी साहित्य की चर्चा करने वाले देशी और विदेशी विद्वान इस विस्तृत प्रदेश के साहित्यिक प्रयत्नों के लिए व्यवहृत भाषा या भाषाओं को हिंदी कहते रहे हैं। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का व्यवहार बड़े व्यापक अर्थ में होता है। लगभग 1000 वर्षों से
इस हिंदी प्रदेश में साहित्यिक प्रयत्नों के लिए एक प्रकार की केंद्रीय भाषा का व्यवहार देखा जा सकता है। देश काल वेद से साहित्यिक भाषा के रूप में वेद अवश्य रहा हो, किंतु यह प्रयत्न भी निरंतर बना रहा है। भाषा केंद्रीय भाषा के निकट रही यह परंपरा आज भी बनी हुई है। यद्यपि इस भाषा में अनेक उपभाषाओं और बोलियों का प्रयोग होता है, किंतु समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक तथा संगोष्ठियों के व्याख्यान आदि केंद्रीय भाषा में ही किए जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपभ्रंश भाषा के साहित्य को ही हिंदी भाषा के पूर्ववर्ती रूप में ही ग्रहण किया है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसको पुरानी हिंदी शब्द से भी व्यवहारित किया है। महापंडित राहुल साकृत्यायन ने भी अपभ्रंश की रचना को हिंदी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने इतिहास के आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाओं की गणना भी की है। अपभ्रंश को नागर, उपनागर, ब्राचड नामक भेद करते हुए यह दिखाया गया है कि नागर अपभ्रंश गुजरात की भाषा, उपनागर पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब की भाषा रही होगी। ब्राचड अपभ्रंश लाट और विदर्भ की भाषा क्षेत्र की भाषा होगी। हेमचंद्र ने जिस अपभ्रंश की चर्चा की है वह नागर अपभ्रंश है, जिसका आधार सौरसेनी प्राकृत है। ब्रजभाषा और कड़ी बोली की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा को इस तरह सौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है। किसी साहित्य का इतिहास को हम चर्चा करेंगे तो उसके काल विभाजन को भी हम देखना चाहिए। जिस प्रकार हिंदी भाषा साहित्य में भी इतिहास के मोटे तौर पर हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जो आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल से जाना जाता है। आदिकाल जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना सकते हैं। आज आदिकाल में रचित साहित्य की भाषा अपभ्रंश के बहुत निकट थी, क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव और विकास हुआ, किंतु काव्य के वर्ण विषय तथा प्रवृत्तियों में परिवर्तन आने के साथ भाषा में भी परिवर्तन होता गया। कम होते गए इस हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। 15वीं ईस्वी तक आते आते हिंदी ने अपना रूप ग्रहण कर लिया और अपभ्रंश के रूप का समाप्त हो गया। हिंदी संयोगात्मक भाषा ना रहकर वियोगात्मक भाषा होती चली गई। व्याकरण की दृष्टि से नपुंसक लिंग का प्रयोग समाप्त हो गया। तत्सम शब्दावली का प्राचुर्य ज्यादा हुआ और इस्लामी प्रभाव से अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द भी हिंदी में अपना स्थान पाने लगे और हिंदी भाषा के वर्ण विषय में भी पर्याप्त विस्तार देखा गया। मध्यकाल में साहित्यिक भाषा जो 1501 से लेकर 1800 ईस्वी तक माना जाता है, इसमें प्रमुखतः व्रज और अवधी भाषा और उसके व्याकरण तथा ध्वनि की दृष्टि से भी इसमें बहुत परिवर्तन हुआ। ब्रजभाषा ने अपने स्वरूप भी ग्रहण कर लिया, अपभ्रंश के रूप में हिंदी से बहिर्गत हो गया। उच्च वर्ग में फारसी और का प्राधान्य होने से इस काल की भाषा पर फारसी, अरबी तथा तुर्की का भी प्रभाव भी बहुत रूप से दिखाई दे रहा था। अब चर्चा की गई आधुनिक काल की, जो 1801 से लेकर अब तक रही। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का विराट परिवर्तन का काल है। गद्य साहित्य का विकास, वर्ण विषयों के परिवर्तन, पत्रकारिता, नाटक, रंगमंच, विभिन्न संचार माध्यम, चित्रपट, साहित्यिक विधाओं का विस्तार, कामकाजी विषयों में कड़ी बोली हिंदी का प्रयोग और आजकल के जमाने में जो सामाजिक माध्यमों के द्वारा विभिन्न आयामों में हिंदी का विस्तार और विकास होने लगा
और ये सभी इस युग की देन है। आधुनिक काल में आज भी कुछ नई विधाएं स्थान पा रही है और भाषा पर भी अंग्रेजी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। इस प्रकार आधुनिक काल का साहित्य विधा वैशिष्य के कारण बहुआयामी होकर व्यापक परिवेश में फैलता जा रहा है। संक्षेप में हिंदी साहित्य को एक सहर्ष के समग्र इतिहास को लिखते समय इसकी विविध धाराओं में हम निर्धारित करना एक कठिन कार्य है, किंतु साहित्यिक तथा राजनीतिक दार्शनिक काव्यगत प्रवृत्तियां सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बीच गुजरते हुए भाव और विचार में केंद्र में रखकर हम इस विषय की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बस आज इस हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में यह पहली कड़ी है। हम देखना चाहेंगे कि आगे के लिए हम तैयार होंगे और इनसे जो लाभान्वित हैं वो हमको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।